लाहौर में एक बार फिर धमाका। मुल्क भर में 10 दिनों में 7 दहशतगर्द हमले। पाक फौज का मुल्क भर में ऑपरेशन रादुल फसाद शुरू। क्या इस बार घर के भेदी को गिरफ्त में ला सकेंगे? फौजी अदालतें। पार्लिमानी कमेटी का छठा इजलास भी बेनतीजा। पीपल्स पार्टी का बॉयकॉट। मजहब को मुसव्वदे से ना निकाला जाए। अपोजिशन जमातों का इसरार। और शुमाली कोरिया के किम जोंग नाम का कत्ल। जनूबी और शुमाली कोरिया के एक दूसरे पर इल्जामात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। जब खौफ सर चढ़े तो शहरियों का मुतालबा रहता है कि हमें अमन चाहिए, जल्दी उन दरिंदों को ख़त्म कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी मामूल पर आ जाए। लाहौर के लीड इलाके में होने वाले धमाका किसने किया ये तो अभी तक वाज़ेह नहीं है, और किसको पैगाम था ये भी वाज़ेह नहीं है, लेकिन इससे ऑपरेशन की अहमियत और ज़्यादा उजागर हो जाती है। मगर हकीकत यह है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग से जल्द नताइज हासिल नहीं हो सकते, और एक कामयाब ऑपरेशन के बावजूद दहशत गर्द मुत्तहद भी हो सकते हैं। और कुछ एंकर और मखसूस सियासी जमात के कारकुनान ये भी कह रहे हैं कि पनामा केस, जिसका फैसला आज अदालत ने महफूज कर लिया, से तवज्जो हटाने के लिए अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की जा रही है। ऐसे वक्त क्या इस किस्म की साजिशों को हवा देना मुनासिब, हसास और अक्लमंदी है? जज और वकील पर मुश्तमिल इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली एक बैनुल अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फ़ौजी अदालतों को ना बहाल किया जाए, क्योंकि इनकी शफाफियत पर सवाल है और मौसरपन पर भी। पीपल्स पार्टी ने फ़ौजी अदालतों के सिलसिले में होने वाले पार्लिमानी इजलास को बॉयकॉट किया। क्यों? तफसील प्रोग्राम में। शुरू करते हैं लाहौर में आज होने वाले बम धमाके के बारे में आपको बताते हैं। लाहौर डिफेंस में होने वाले धमाके के बाद जाए वक़ूअ से हमारे नुमाइंदे शराज हसनात ने ऐनी शाहिदीन से बात की और अब तक इस धमाके की तहकीकात के हवाले से ये रिपोर्ट हमें भेजी। जी उमर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेड ब्लॉक मार्केट डिफेंस में, और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहाँ पे आज दोपहर को एक भरपूर एक्सप्लोजन ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद अब तक अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 30 से ज़्यादा ज़ख्मी, और उनमें कुछ की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। अगर मेरा कैमरा में पैन करे तो ये जो सेकंड का रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, इससे 2 बिल्डिंग आगे वो ज़ेरे तामीर प्लाजा था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, और ये एक रेस्टोरेंट तामीर किया जा रहा था, और इस रेस्टोरेंट का 2 दिन बाद इफ्तिताह था, मगर उसके मालिक समेत जो दीगर लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उन्हें मोहलत नहीं मिल सकी, और उसके मालिक भी इस साने में जाँ बहक हो गए हैं। इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। वाक़े के फ़ौरी बाद की कुछ फुटेजेस भी मंजर यहाँ पे आई हैं। जो लोग इस वाक़े में जाँ बहक हुए, शहीद हुए, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो इतना हैवी ब्लास्ट था कि वो कुछ फासले पे बाकायदा उड़ते हुए जाके गिरी, और इनिशियली जो डॉक्टर्स की इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ज़्यादातर जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं वो हेड इंजरीज़ हैं, जब वो टकराए हैं जाके गाड़ियों से, खंभों से उड़ के जाके लगे हैं, तो उस वजह से हुई हैं। और इस धमाके की बहुत खौफनाक आवाज़ थी, शिद्दत बहुत थी। इर्द गिर्द की तकरीबन जो तमाम इमारतें हैं उनके शीशे टूट चुके हैं, यहाँ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें काफ़ी डैमेज हुई। इस वाक़े के फ़ौरी बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग यहाँ पे आगे, इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी तहकीक की है, और जो अभी तक वो बताने से तो गुरेज़ा हैं कि वजूहात क्या थी, मगर जो इनिशियली सोर्सेज डिस्क्लोज़ कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये धमाका खेज़ मवाद था। अब ये धमाका खेज़ मवाद की जो मिकदार है वो 8 से 10 किलोग्राम बताई जा रही है, मगर ये धमाका खेज़ मवाद यहाँ पे मौजूद किस लिए था, यहाँ रखा किस लिए हुआ था, और ये फटा किस तरह, इसके ऊपर अभी तक तहकीकात जारी हैं। ये दूसरा धमाका लाहौर में हुआ है पिछले तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान में। लाहौर में जो 13 जनवरी को ब्लास्ट हुआ था उसमें भी 2 DIGs और 2 पुलिस के सीनियर अफसरान समेत मुतअद्दिद अफराद अपनी जान से गए थे, और तकरीबन 100 के लगभग अफराद जो थे वो इसमें ज़ख्मी हुए थे। वाक़ई के फ़ौरन बाद डिफेंस और लाहौर की दीगर मार्केट्स को बंद कर दिया गया। गुलबाग में भी एक बॉम्ब की र्यूमर थी, मगर वो सिर्फ खुशकिस्मती से र्यूमर ही साबित हुई। शहर में शदीद खौफ और रास है, और जिस वक्त ये ब्लास्ट यहाँ पे हुआ इसके बिल्कुल चंद फासले पे जो है वो बच्चों का एक स्कूल है, तो डिफेंस के तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, और वालिदैन बड़ी परेशानी के आलम में ये देखे जा रहे थे उस वक्त कि वो स्कूलों से अपने बच्चों को पिक कर रहे थे। एक ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वाक़े के बारे में उनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम जी, जिस वक्त ये धमाका हुआ आप यहीं पर मौजूद थी? बिल्कुल जी, मैं बंदूहा आई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की और मैं हॉस्पिटल से सीधी आई, और वो विटनेस भी है जो वो बाहर लड़का छोटा खड़ा होता है बंदूहा का, तो मैंने एकदम धमाका सुना है, और उसके बाद जैसे आपके कान बंद हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती, तो मेरे फिर दिमाग में एकदम आया कि ये तो कोई ब्लास्ट हुआ है, और मेरे सामने वो चीज़ें उड़ रही हैं, कैंकरियाँ इस तरह कुछ उड़ रहा है, और मैं
एकदम के लिए तो वो ऐसे होगी कि ना मैं हिल सकती थी, बंदे को समझ नहीं आती। फिर मैंने जब एकदम खून देखा, लोगों को खून से, मैंने अपनी आंखों से 8-9 लोगों को लथपथ देखा, लेकिन 2 लोगों ने मेरे सामने जान दी। मुझे बताइएगा कि शहर में खौफ का क्या आलम है अब? खौफ का आलम यही होगा, बच्चे घर बैठ जाएंगे। पार्क आपने अभी कहा 2 हादसे हुए, लाहौर में तो बहुत हादसे हो चुके हैं। अभी रिसेंट मैंने बात रिसेंट वो हुए हैं, मून मार्केट हुआ है, मार्च में हुआ, पुरानी है। यही तो बात है, हम ये कह के वो पुरानी थी भूल जाते हैं। अभी इन 2 धमाकों की ये वजह धमाकों को वहाँ बाहर निकले और तभी कुछ होगा। अच्छा, अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। अच्छा अवैस, मुझे बताइएगा कि जनरली इस डिफेंस में ये अपनी नवीयत का पहला वाक़या है। सिलेंडर ब्लास्ट और बाकी छोटे मोटे वाक़या जो होते रहते हैं, मगर एक्सप्लोसिव का एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होना, तो अब डिफेंस के चूँकि आप रेजिडेंट्स भी हैं, यहीं पे हैं, तो उस हवाले से लोगों में क्या खौफ और हरास की जो फ़िज़ा है वो क्या है? हाँ, पहले शराज में आपको एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। इसके साथ वाली जो बिल्डिंग है बॉम्बे चौपाटी की है, वो हमारी अपनी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं थी। यहाँ पे कॉफ़ी रिपब्लिक था। हुआ ये था कि कॉफ़ी रिपब्लिक से अब ये बिल्डिंग किसी और को जा रही थी, तो वहाँ पे रेनोवेशन चली थी। ये बिल्डिंग ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी यहाँ पे। ओवरऑल जो आपने क्वेश्चन किया, पिछले 2 हफ्ते से एक लाहौर के अंदर और स्पेशली DHA के अंदर एक इन्वायरमेंट बड़ी टेंस थी। यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ नज़र आती थी उतनी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। जितना लोगों का रश था उतना लोगों का रश यहाँ पे नहीं था। और आर्मी भी वक्तन फ़क्तन पिछले 1 हफ्ते में इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देती थी। यहाँ पे जो थ्रेट का अलर्ट था वो तो बड़ा हाई था, बड़ा सिग्निफिकेंट था। और अभी परसों ही आर्मी ने यहाँ पे इस एरिया को, H ब्लॉक को भी उसको कॉर्डन ऑफ किया, यहाँ पे सारी सर्च ऑपरेशन किया। ये जो बिल्डिंग थी, क्योंकि ये वेकेंट थी, तो मेरे ख्याल से ये इजी टारगेट था किसी के लिए भी कि यहाँ पे अपना कोई डिवाइस प्लांट करके उसको एक्सप्लोर कर दिया जाए। शहरियों को देखा, इर्द गिर्द के लोगों को देखा, लोग टेंशन में है। इतनी टेंशन मैंने पहले नहीं देखी। जब एक वेव चली थी एक्सप्लोजन्स की, पहले भी होते थे, लेकिन इस दफ़ा लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर है। इस धमाके से पहले ही मैंने देखा था लोग बड़े डरे हुए थे। लोग बाहर सिनेमाज में, शॉपिंग मॉल्स में, यहाँ पे रश बहुत कम था, तो एक जनरली एक फियर की फीलिंग लोगों में थी। बहुत शुक्रिया। ये मज़ीद कुछ शहरी थे, और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो इस बात पे यकीन रख रही है कि ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट ही था, मगर ये किस तरह हुआ है उनका ये भी ख्याल है इब्तदाई तफ्तीश में कि शायद इसको कोई शख्स रख रहा था या ब्लो करने के लिए इसको सेव किया जा रहा था, जिसके बाद जो हुआ। मगर ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था और शहर में इसकी वजह से बदस्तूर खौफ के साए मौजूद हैं। जी, लाहौर में एक बार फिर धमाका, ऑपरेशन आर्मी का और पंजाब में रेंजर्स का, इस तमाम चीज़ों पे बात करेंगे हम जो छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद ख़ान साहब। बातें करेंगे ब्रेक के बाद। लाहौर एक बार फिर सोमवार। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। मलिक साहब, पहले तो आपसे शुरू करूँगी कि जो हमें इत्तला मिली थी, तहकीकात कहाँ तक पहुँची, कोई नई इत्तला है या नहीं आज के हवाले से? डे फिर पूरा इस ब्लास्ट ने, जब भी ये कोई ब्लास्ट होता है पूरी शटर कर देता है बात को। अभी इस बॉम्ब ब्लास्ट की जो थोड़ी सी डिटेल में आपसे जो मेरे तक आई है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि इसका जो मोडस ऑपरेंडाई है ये प्रीवियस ब्लास्ट से डिफरेंट है। अभी तक इसमें किसी ने कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। 6-7 घंटे गुजर गए। नॉर्मली ये लोग कोई घंटे 2 के वक्फे में कोई ना कोई अपना बयान दाग देते हैं, और ये जो शिद्दत नज़र आ रही है, ये शिद्दत ये नज़र आ रही है कि जब से रद्दुल फसाद पाक फोर्सेस ने और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन्होंने ये अपना रिजॉल्व शो किया कि इन लोगों का हर महाज पे डट के मुकाबला होगा। तमाम सिविल और अस्करी अदारे मिल के अपना भरपूर किरदार अदा करके इन मुल्क दुश्मनों के साथ नबर्द आज़मा होंगे। तो ये बहरहाल इस धमाके ने बड़ी कीमती जानों का ज़िया किया है। कोई 10 के करीब शहादतें कन्फर्म हैं और 32-33 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। अमलाक का नुकसान है और ये एक बड़े हसास इलाके में किया। कन्वेंशनली लाहौर में जितने ब्लास्ट हुए हैं आज तक, ये वो होते हैं नहर के इस पार जो कि पॉलिटिकल हब है, और ये जो ब्लास्ट है ये बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये
इस पे मैं समझता हूँ कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट किया गया है ये हाईली प्रोटेक्टेड है, ना सिर्फ कि वहाँ पे हमारे अस्करी अदारों का भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, सिविल फोर्सेस का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन वो DHA की एक अपनी सिक्योरिटी रजीम है, इट इज़ ऑल सर्वेलेंस इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अभी तक ये डिटेक्ट नहीं किया जा सका क्योंकि जो फुटेजेस अवेलेबल हैं उनकी बुनियाद पर एक तो डैमेज होगी बैडली, जो बड़ा अच्छा क्लू दे सकती थी वो स्क्रीन डैमेज होगी, वो फुटेज हम तक आ नहीं सकी, वो सारा क्योंकि वो प्राइवेटली डेल्ट थी और उस फुटेज के कुछ ना मिलने की बुनियाद पर कुछ अभी क्लू करने में ज़रा डिफ़िकल्टी पेश आ रही है। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रेसेस मिल रही हैं, कुछ फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी मलिक साहब, मैं एक और सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी क्योंकि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त काफ़ी पैनिक भी था और एक जो मसला सामने आया, ज़ाहिर है कुछ गलत खबरें थी कि लाहौर के एक और इलाके में भी धमाका हुआ जो गलत साबित हुआ। उसके अलावा ये भी हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट पंजाब कही थी कि ये सिर्फ एक जनरेटर ब्लास्ट है। तो जो एक लोगों में परेशानी थी, पैनिक था, खौफ था, उस वक्त वहाँ उसको काबू क्यों नहीं पाया देखिए गया? अंबर, आपने बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है क्योंकि मैं खुद आज उस पैनिक का शिकार हुआ हूँ। जिस जगह पर वो दूसरे धमाके का जिक्र किया गया, मेरे हैपन्स टू बी माय चिल्ड्रन स्कूल हैपन टू बी इन दैट विसिनिटी। हुआ ये कि जब ये पहला ब्लास्ट हुआ इसका क्योंकि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, साउंड इसका इतना ज़्यादा था जो नॉर्मली दूसरे ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा किया गया, तो उसका ख्याल ये था कि शायद जब इनिशियल इतलात आई इन फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स उसमें ये था, जब बाय द टाइम वहाँ पर लोग पहुँचे, जो इन्वेस्टिगेटिव लोग वहाँ पर पहुँचे और जब मामलात को गैदर किया गया तो फिर वो रूल आउट हो गया कि ये सिलेंडर था या क्या चीज़ थी, लेकिन एक्सप्लोसिव का तो बहरहाल तयन हो गया कि एक्सप्लोसिव्स थी। अब वो किस नोयत की एक्सप्लोसिव्स थी, वहाँ पर कैसे पहुँची, ये तयन करना भी बाकी है, तफ्तीश जारी है। जी जनरल साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया, पहला दिन पिंडी में भी कुछ रेंजर्स ने की मदद से लोग पकड़े गए हैं, काम शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान जो 2 साल ज़रबे अज़्ब के थे, क्या सियासत की वजह से थे कि बात हो रही थी आर्मी चीफ जनरल राही शरीफ एक्सटेंशन नहीं होगी, वो रहेंगे नहीं रहेंगे? Was the army distracted? Was the political government distracted? क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो हमें ये जहन में रखनी चाहिए, जहाँ से आगे फिर बात निकलती है, कि ये एक जंग है 2 कुव्वतों के दरमियान। एक कुव्वत अक्रॉस द बॉर्डर जिसको बहुत बड़ी कुव्वतों की सरपरस्ती हासिल है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन का बहुत वसी इंतज़ाम है। मैं अगर खुल के वाज़े बात करूं तो रॉ, NDS और CIA तकरीबन मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अमजद साहब देखें, अब जैसे मिसाल के तौर पे क्वेटा जो पिछले साल हुआ था, वकीलों पर जो हमला किया गया था, उसमें फिर काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट आई थी, उसमें यही कहा गया था बहुत वाज़ेह तौर पर कि जो हमला आवर थे वो सब पाकिस्तानी थे। नहीं, वो तो है, वो मैं उस पर आता हूँ, मैं आपको वो वहाँ भी मैं बात करूँगा। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिए कि ये जंग जो है आप दिफाई पोजीशन में और वो बाहर से कर रहे हैं, और पाकिस्तानी हैं जो उनके हत्थे चढ़े हुए हैं। वहाँ पे 3-4 हज़ार के करीब पाकिस्तानी तालिबान भी हैं, खुरासानी ग्रुप में भी हैं, और ISI का ग्रुप जो बना, वो सारे ये तालिबान के मुख्तलिफ धड़े हैं जो उधर जाके बैठे हुए हैं। तो वही लोग हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनका ये जो दीन मज़हब की बात आती है वो बेकार है। आप अगर इंडियन नैरेटिव सुने, उन लोगों से बातचीत जो होती है या उनकी वीडियोस हैं, तो ये बेसिकली पैसे का खेल है, पैसा मिलता है, ये सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, अब अगर आपका वक्ती तौर पे फोकस हट जाए और आप इस एहसास से ये एहसास ना रखें कि ये तो भी जंग है जो चलती रहेगी लंबी, तो जब आपका फोकस हटेगा दुश्मन को मौका मिलेगा। यहाँ ये हुआ है कि फाटा में जब हमने IDPs को वापस लाने का किया नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, तो मेरी इत्तला के मुताबिक 1-2 लाख वहाँ से IDPs जो अक्रॉस जा चुके थे, उनमें से बहुत सारे वापस आए, तकरीबन 1 लाख के करीब वापस आए हैं, और उनके साथ कुछ ये लोग भी वापस आए हैं जो कि टेररिस्ट हैं। और चूँकि दरमियान में एक वक्फा था ऐसा जो पीरियड जिसमें हमने समझा कि फोकस हटा और लोग समझ रहे हैं कि अमन आ गया, तो ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए, और अब वहाँ पे वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लिंकेजेस अगर पीछे निकलेंगी, कुछ की निकल आई, जो निकलेंगी आगे वो वही निकलेंगी। अब आप बात कर रहे हैं हमारे लोग सिर्फ ये नहीं है, हमारे बाकी भी लोग हैं।
अब मिसाल अगले- के तौर पे जो सेवन और सिंध में हुआ था, जिनकी बात हो रही है कि वो मुलव्विस हैं, वो सिंध में मदारस से उनके ताल्लुकात हैं या ताने बाने ज़रूर हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसमें ये भी चीज़ आप पहले देख लीजिए, फिर मैं पॉलिटिकल साइड पे आता हूँ कि जब अभी एक वीडियो रिसेंटली बड़ी सर्कुलेट कर रही है जनरल बिक्रम सिंह की, जिसमें बड़ा वाज़े वो कहता है कि हमें अपने लोग किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई भी अपना नहीं बंदा भेजती। ठीक है। और उसने कहा कि पैसे चाहिए और वो पैसे लेके पाकिस्तान में बेशुमार लोग मिलेंगे जो ये काम करेंगे। असल दुख वहाँ पे है जहाँ आपकी आस्तीनों में सांप है। मैं सिर्फ एक आम आदमी की बात नहीं कर रहा, यहाँ वह बहुत सारे वो भी लोग हैं जो बैठ के इंडियन नैरेटिव आपको सुनाते हैं और आपके नैरेटिव पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। आपके अदारे बात कहें उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो अफगानी नैरेटिव की बात करेंगे, वो इंडियन नैरेटिव की बात करेंगे, और ये एक मैसेज है जो आपकी कौम को जाता है। और अगर इसको आपको कलबोशन की इंटेरोगेशन के नुक्ता निगाह से देखें तो ये वही अमल है जहाँ एक बद-एतमादी पैदा की जाती है अपने अदारों के और अवाम के दरमियान। और जाहिर है जो मकसद है रादुल फसाद का, वो पाकिस्तान में उसमें एक ये पहलू लोग तो ये है कि इन लोगों पे फिर भी कोई हाथ नहीं डालेगा। देखें, अफवाज पाकिस्तान अगर वो काम कर रही हैं तो नेशनल एक्शन प्लान के कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पे वो अमल कर सकेंगी, बाकी जो है वो सिविल डोमेन के हैं, और उसमें जब भी वो दखल देंगे तो उसका एक रिएक्शन आएगा। लोग कहें अभी आप ये आपने अच्छा मैं इस वक्त मलिक सिर्फ साहब एक राहील शरीफ के पिछले बयान का मैं बता दूं कि जब उन्होंने गवर्नेंस का इशू रेज किया तो आपको पता है कि पूरे मीडिया में कोहराम मच गया क्योंकि बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं शिद्दत पसंदों की, नैरेटिव की नहीं। लेकिन इस वक्त मलिक साहब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, अब रेंजर्स का जो पंजाब में ऑपरेशन है कितने अजला में होगा, और आज जैसे मैंने जिक्र किया था कि शुरू हो चुका है। बल्कि देखिए अंबर, मैं जो आपका सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन मैं इसका जवाब देने से पहले एक मेरी सबमिशन होगी। आप क्योंकि बड़ा पोलाइटली हम्बली सारी बात को सुनती हैं और आप एक आर्गूमेंट को बड़ा सब्सटेंशिएट भी करती हैं। देखिए, इस वक्त हम गॉन बाय इज़ गॉन बाय, पास्ट इज़ पास्ट। आई एम अ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन। मेरे भी कंसर्न्स हैं, इसी मुल्क में उन्होंने पलना बढ़ना है। ये आर्म्ड फोर्सेस मेरी हैं, ये पॉलिटिक्स मेरी है, ये मीडिया मेरी है, और हमें ये रिजॉल्व करना है कि हमने इनसे लड़ना है। और इस लड़ाई में हम तो बड़े वोकल भी हैं, स्ट्रेट अवे कह रहे हैं, हमें तो कोई फियर फैक्टर भी नहीं है, और हम तो कोई कोई गार्डेड लोग भी नहीं हैं, बट स्टिल वी से इट एंड वी आर सेइंग इट वेरी लाउड, क्योंकि हमें अपने निज़ाम हयात को टूटते हम तो नहीं देख सकते। और हम ये कह रहे हैं कि हमें एक नैरेटिव बिल्ड करना है और एक अपनी जंग लड़नी है, हर फ्रंट पे लड़नी है। हमारे सिविल अदारे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, हमारी फ़ौज भी लड़ेगी, और जो रेंजर की डिप्लॉयमेंट हुई है, ये रेंजर की डिप्लॉयमेंट जहाँ पर ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी, एंड विद ऑल ऑटोनॉमी टू कॉम्बैट टेररिज्म, ये सारी पूरी सहूलत के साथ लड़ेंगे ये। और ये इंशाल्लाह इस बुराई का, देखें, जब से हमने ये कहना कि देखें जो सवात ऑपरेशन था, मैं आपकी थोड़ी सी मेमोरी ज़रा, जनरल साहब भी बैठे हैं, ही वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू से दैट, कि जब सवात ऑपरेशन हुआ और जो ज़रब अज़्ब थी, तो इसके डिविडेंड्स तो हमने रीप करने थे ना, और इसकी सक्सेसेस को कंसोलिडेट भी करना था। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये इतना मुश्किल काम था कि मैंने कोशिश की कि मुझे कहीं से एविडेंस मिले हिस्टोरिकली, ना सिर्फ कि साउथ एशियन रीजन में, जहाँ कहीं पर भी 4th जनरेशन वॉर्स लड़ी जा रही हैं, मैंने पूरी दुनिया से कोशिश की कि मैं ये देखूं कि इतनी बड़ी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की मूवमेंट और कहीं पर हुई और फिर उनकी दोबारा रीसेटलमेंट्स हुई। ये दो अपने तौर पे हिस्ट्री के अंदर कोई एक आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं मिलता कहीं से। ये बहुत बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज थी, और जैसे जनरल साहब ने कहा कि कुछ लोग दोबारा से घुस गए अंदर, आगे वज़ीरिस्तान में भी आए होंगे शायद, सवात में भी आए होंगे शायद, और फिर उन लोगों को आगे, क्योंकि हमारी विद इन द कंट्री तो कोई बॉर्डर रिजीम नहीं है कि वहाँ पर किसी ने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ निकलना है। सो दैट माइट हैव हैपेंड। क्यों हम ये नहीं कहते कि कहीं पर कोई बॉटल नेक ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये नहीं हो सका, हम कहते हैं कि ब्रीच हो गया होगा, दैट माइट ब्रीच हो गया होगा। लेकिन इस वक्त मलिक साहब एक और जो सवाल लोग उठा रहे हैं, कुछ हल्के कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है अफगान मुहाजिरीन को और पश्तून हमारे जो भाई हैं। अच्छा नहीं, देखिए मैंने ये बात कल बड़ी क्लैरिटी से समझने की कोशिश की, एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आज तक हम शकूक व शुबहात के साथ रहे कि किस वजह से ये लोग यहाँ पर आते हैं, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं। अब पंजाब में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, इनकी जो तादाद है वो 2 लाख से तजावुज़ कर गई है,
और उनमें से 1,60,000 बंदे को हमने जियो टैग किए, 160,000। इट वॉज अ वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, वेरी एक्सटेंसिव। एक एक बंदे का थंब इम्प्रेशन लिया, कौन है, कहाँ से चला, किस बस्ती में रहता है, कौन उसके रिश्तेदार हैं, कितने वक्त से यहाँ पर है, किस TOR पे ये वो TR पे रिकॉर्ड इसकी रजिस्ट्रेशन है, और उसकी पूरी डाटा लेने के बाद उसको हमने एक डाटा कंपाइल्ड सर्वर के अंदर रख दिया और उसकी मूवमेंट को भी हमने मॉनिटर किया, यानी कि डॉक्यूमेंट किया गया। और अब जाहिर है वो डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल होगी। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा है और बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम। आई नो इट्स अ सैड डे एज वेल। वक्फे के बाद हम बात करेंगे फौजी अदालतों की बहाली पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ है। फौजी अदालतों के हवाले से छठा पार्लिमानी इजलास आज हुआ, बेनतीजा साबित हुआ। पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट भी किया और मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, लेकिन हुकूमत इसरार करी है कि फ़ौजी अदालतों को बहाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मदद हासिल हो। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साहब और स्टूडियो में जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। खोसा साहब, पहले तो आपसे शुरू करूंगी, पीपल्स पार्टी का बॉयकॉट क्या वजह है कि अगर बातचीत हो, तमाम पार्टियां अपना, चाहे अपोजिशन हो, वो अपने हुकूमत को मौक़िफ़ बताएं, तो ज़रूरी नहीं है कि इजलास में शिरकत करनी चाहिए? देखिए, पहले भी हमने जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो तरमीम थी आइन में और जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, तो उसमें भी हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और इब्तदान हम इसके हक़ में नहीं थे और यही मकसूद था इसका कि ये जो हमने 2 साल दिए हैं, इसके दौरानिए में जो है अपने जो सिविल इदारे हैं, यानी पुलिस है या दूसरे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको इतना मजबूत बनाया जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मजबूत बनाया जाए, अपने अदालती निज़ाम में अगर इस्लाहात मकसूद हैं ताकि ऐसे केसेस को सूरत के साथ जो है फैसला किया जाए, ताकि इफ़ेक्टिवली उनकी जो ऐसे घिनौने जराइम करते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में जो है तवालत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसका तो बदकिस्मती से हुकूमत ने जो है मिलिट्री कोर्ट्स बना के और उसके बाद बिल्कुल भूल गए कि बाकी चीज़ें की इस्लाह भी मकसूद थी। और देखिएगा जो नेशनल एक्शन प्लान था काश तो उसी पर मनवाना खोसा साहब जी, खोसा साहब, JUIF का मुतालबा रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि जो मुसव्विदा आज जो तैयार किया गया है उसमें मजहब और फ़िरका जो है ये 2 अल्फाज जो हटा दिए जाएं। इस पर पीपल्स पार्टी के क्या मौक़िफ़ है, क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, बाकी तो आपका अगर आप देखें तो आपका जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट के एंटी टेररिज्म एक्ट्स मौजूद हैं, उनमें ये तमाम चीज़ों का इहाता किया गया है। एंटी टेररिज्म एक्ट्स उसके तहत जो है फंक्शनल है, एक अरसे से फंक्शनल है। इन्होंने बदकिस्मती से सेक्शन 6 को इतना जो है वो सख्त दे दी कि उसमें अगर कोई सियासी एहतजाज भी करता है तो वो भी एंटी टेररिज्म एक्ट में लाकर इन्होंने उसकी मकसदियत को दफन कर दिया, फौत कर दिया बिल्कुल। तो ये हुकूमत की समझ नहीं आती है कि हुकूमत बाकी तो तमाम चीज़ें करने को तैयार है, लेकिन जो बुनियादी जो कानून में जो इस्लाहात की या अपनी जो नेक्टा है या इसी तरह पुलिस को जो रिफॉर्म करना मकसूद था, फाल करना मकसूद था, और जो इस किस्म के घिनौने जराइम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना मकसूद था, उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। असल में तो हुकूमत की विल ही नहीं नजर आती है कहीं से भी कि ये इन मसाइल को ठीक किया जाए। क्या अगर सारा कुछ आपने फौज के हवाले कर देना है? जी, सारा कुछ फौज के हवाले कर देना, ये अच्छा क्यों है जनरल साहब? पुश कहाँ से आई? क्योंकि देर से नवाज गवर्नमेंट ने इसको अपोजिशन जमातों को साथ लिया, बात हो रही है इसकी बहाली की, और सवाल उठते रहे शफाफियत पे कितना मुअस्सर रहा है ये? देखिए, पहली बात तो शफाफियत का मैं ये बताऊं कि ये बिल्कुल एक होक्स है, एक नारा है
آفٹر آل یہی عدالتیں, یہی قانون اور سب کچھ جب ہم فوج میں ہوتے ہیں ہمارے ٹرائل کرتا ہے. تو میں پوچھنے پہ بالکل حق بجانب ہوں کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ اگر مجھے اس قانون کے تحت سزا مل سکتی ہے, اپیل, رائٹ ٹو اے لائر سب کچھ ہے. وغیرہ. ادھر اپیلٹ کورٹ بھی ہوتا ہے, ایک میجر جنرل اپیلٹ کورٹ کو ہیڈ کرتا ہے, وہ ایک ایریا کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپیل نہیں ہے, اپیل کا رائٹ ہوتا ہے آپ کو, اور لوگ جو اپیلوں میں بات ہوگا چھوٹ بھی جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک فوکس کام ہے. عدالت یہاں 2 بجے برخاست ہو جاتی ہے, وہاں اگر آپ نے ہفتے میں کیس مکمل کرنا ہے تو آپ 24 آورز بھی کام کریں گے. گواہ بھی موجود ہوں گے, ہر کسی کو گھر سے نہیں لانا پڑے گا, ایوری بڈی از اویلیبل, آپ کام جلدی کر دیتے ہیں. اگر آپ نے 10 لوگوں کا ٹرائل کرنا ہے تو آپ 10 کورٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے 50 کا کرنا ہے تو آپ 50 کورٹ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو کام یہی جلدی کرنے کے لیے وہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب میں اصل چیز کی طرف آؤں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ بالآخر پرماننٹ نظام سول ہی ہے, حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا کہ اس کو مؤثر بناتے آج کے حالات کے. یعنی کہ اب فوجی عدالتوں کو بحال کرنا نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. یہ نہ پہلے اس کی ڈیمانڈ تھی نہ اب ڈیمانڈ تھی, اور میں یعنی فوج کی طرف سے نہ پہلے مطالبہ تھا نہ آج ہے. اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنا سسٹم مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو انٹرنیشنل امیج بھی اس سے آپ کا, ورنہ وہ فوجی عدالتوں کی ایک ایسے ہی بدنامی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ویسے بھی آپ جس نظام کے تحت ہمیشہ چلنا چاہتے ہیں آپ اس کو رکھیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ میں جس وجہ سے فوجی عدالتوں عام حالات میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی فوجی عدالتیں آپ بنا لیں, آج کل کے حالات کے مطابق وقت گزار لیں, لیکن فوجی عدالتیں بیکار اس طرح ہوئیں کہ آپ نے اس کے اوپر 2 اپیلٹ کورٹ لگا دیے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. اچھا, اب وہاں پہ آ کے یہ ہوا کہ وہ ایک طرف ملٹری نظام جہاں بڑی جلدی سزا کا آ گیا قصہ, دوسری طرف سول نظام اور تاریخیں پڑھتی جا رہی ہیں. اب 2 سالوں میں صرف 12 لوگوں کو سزائے موت ایگزیکیوٹ آپ کر سکے, کیا یہ پرفارمنس ہے؟ ٹھیک ہے, اس پہ میں کھوسا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. یہ بہت بڑا, 2 پوائنٹ میں دے دوں پھر آپ پوچھیں. یہ ایک زیادتی ہے. آپ اگر کھچڑی بنا کے سمجھیں کہ اس سے آپ کو کچھ مل جائے گا, نہیں. اگر یہ ایک لوگ جو چھٹے ہوئے ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے, آج وہ بڑے 5 سال اگر انتظار کرتے رہیں جیلوں میں, اور کل جیل میں توڑا کے نکل جائیں یا وہاں سے کوئی چھڑا کے لے جائے یا گواہ مارے جائیں, آپ کیا کریں گے؟ دہشت گردی وہیں کی وہیں. لیکن کھوسا صاحب, ایک تو جو اعتراض پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی آیا ہے ان کی شفافیت پہ اور اپیل ڈیو پروسیس پر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کا جب آپ نام ہی لیتے ہیں تو یہ نفی ہو جاتی ہے یہ آئین کی اور جمہوری اداروں کی. تو آپ کے جب جمہوری ادارے اور آئین ان پلیس ہے تو پھر آپ کس لیے ان سے جو ہے کام نہیں لیتے ہیں؟ آپ نے پارلیمان کو بالکل بیکار کر کے رکھ دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب اپنی جو آئیڈینٹی اور کرائسس آف لیجیٹمیسی میں ہی سے نکل نہیں پا رہے ہیں. پہلے الیکٹورل فراڈز کی لیجیٹمیسی آئی اور اس کے بعد پاناما لیک کی لیجیٹمیسی آئی, اور اس میں جو اتنے الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ان کی پرائیورٹی میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی ریفارمز وہ پارلیمان میں لے کر آئیں یا کوئی جو ہے وہ اس نظام کی وہ کوئی جی لیکن کھوسا صاحب, بات دوبارہ سے جو میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو 2 سال میں ہم نے دیکھا, ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ایپلٹ کورٹ اوپر تھے, اس کے اوپر ساتھ ساتھ آپ کے پاس جس کی وجہ سے تعطل کا بھی شکار رہے یہ ملٹری کورٹس, لیکن جو اعتراضات آتے ہیں وہ اسی ڈیو پروسیس پر بھی تو آتے ہیں. دیکھیے, ڈیو پروسیس ملٹری کورٹس ہیں ہی نہیں. دس از ناٹ دی ڈیو پروسیس آف لا. دیکھیں, ڈیو پروسیس وہی ہے جو آئین کے تحت جو سول اسٹرکچر بنا ہوا ہے. وی آر ناٹ انڈر مارشل لا. معاف کیجیے گا, ہم مارشل لا کی اسپیل میں نہیں ہیں. جب آپ ایک جمہوری دور کے آئینی ڈھانچے کے تحت آپ کی ریاست کام کرتی ہے تو پھر ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ نے ایک اسپیشل ایمرجنسی کے لیے 2 سال کی ایک انٹرم پیریڈ کے لیے کیا تھا تاکہ آپ اپنے ان اداروں اتنا مضبوط بنائیں جس میں یہ چیزیں جو ہے نہ سرایت کر پائیں اور آپ کی جو ہے وہ اس کا ریزلٹ اورینٹڈ آپ کی سوسائٹی میں انصاف ہو پائے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ حکومت کے یہ پرائرٹی میں ہے ہی نہیں,
सिरे से ही नहीं है। तो हुकूमत ने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। आप देखें कि पार्लियामान में वजीर आजम जाना पसंद नहीं करते हैं, नीचे आपके वजीर आला साहब सूबाई असेंबली में जाना पसंद नहीं करते हैं। ये क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी से बाहर निकलेंगे तो कोई रियासत के अमूर चले। ठीक है, लेकिन अवाम किधर जाएं? जिनके लोग मारे जाते हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, उनका क्या करें? आप ठीक कह रहे हैं, अवाम इस कर्ब और अजियत में है। देखिए, जब तक आप इस पनामा लीग से निकल आए तो मैं समझता हूँ कोई पार्लियामान को कुछ काम करे। पार्लियामान को कोई हुकूमत तो काम करने नहीं दे रही है। ये तो डिक्टेटोरियल एक बादशाह अंदाज से शहनशाही खोसा साहब हमें वक्त देने का, फौजी अदालतों में हमें कुछ मजीद मालूमात देने का। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कोरिया के मौजूदा हुक्मरान किम जोंग उन के सौतेले भाई को मलेशिया के एयरपोर्ट पे जहर देकर कत्ल कर दिया गया। किम जोंग शुमाली कोरिया के तख्त के असल हकदार थे। इस पुरअसरार कत्ल पर यह रिपोर्ट। मलेशियन पुलिस के लिए शुमाली कोरिया के आमिर किम जोंग अंग के भाई का कत्ल एक मौमा बन गया है। किम जोंग नाम की गुज़श्ता हफ्ते कोलालमपुर के हवाई अड्डे पर पुरअसरार हालात में मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि 2 खवातीन ने जोंग नाम के चेहरे पर जहरीला मवाद लगा दिया था, जिससे उनकी मौत चंद मिनटों में हो गई। इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई है, जिस पर बज़ाहिर किम जोंग नाम पर होने वाले हमले को दिखाया गया है। पुलिस ने इस कत्ल के शुबे में 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक वियतनाम और इंडोनेशिया से है। इसके अलावा पुलिस को 3 मजीद शुमाली कोरिया के अफराद मतलूब हैं। जनूबी कोरिया ने इल्जाम लगाया है कि इस कत्ल के पीछे शुमाली कोरिया के साहिब इक़्तिदार किम जोंग अंग का हाथ है, जिसको शुमाली कोरिया के हुकाम ने रद्द करते हुए मुतालबा किया है कि इस कत्ल के शुबे में गिरफ्तार खवातीन को फौरन रिहा किया जाए। किम जोंग नाम जनूबी कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल के बड़े बेटे थे, लेकिन उनको खुफिया तौर पर जापान दाखिल होने के इल्जाम में इक़्तिदार की दौड़ से अलग कर दिया गया था। तब से नाम चीन के ज़ेरे हिफाजत थे और जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आप अपनी हमें राय से आगाह करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है, हाजिर है आपके लिए। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए खुदा हाफ़िज़।